बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और इस वबा से बचाव के लिए, कोरोना वायरस से जो इक़दामात आपको मीडिया, हुकूमत और टीमी माहिरीन के जानिब से आपको बताए जा रहे हैं, आप उन पर संजीदगी और सख्ती से अमल कर रहे होंगे और इसी में हमारी हिफाजत है। हम बचेंगे, हम माशरे के लिए जो इस वबा से बचाव का सबब बनेंगे। बेटे, चैप्टर 5 बैंक ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने लॉन्ग, उसके बाद MCQ हमने मुकम्मल कर लिए थे और अब हम रिसेंटली जो है वो शॉर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। शॉर्ट इसमें से हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, अब हम कुछ डिस्कस और भी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ें आपको पहले थ्योरी में पढ़ाई जाती हैं, फिर MCQs में भी किसी न किसी ज़ाविये से उन्हें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद फिर जब हम शॉर्ट का मरहला इसमें हम शुरू करते हैं तो उसमें भी मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक तो ये बताया जाए कि जब आपसे कोई शॉर्ट पूछा जाता है तो आपने उसका कैसे जवाब लिखना है। दूसरा ये है कि उसमें से शॉर्ट जो है वो किस किस सूरतों में आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि उनमें से जो शॉर्ट आपके साबिक़ा पेपर्स में आ चुके हैं, साथ में उनकी भी निशानदेही की जाती है। तो शॉर्ट को जो हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे उन्हीं को हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी चेक के हवाले से कि चेक जो है ये क्या होता है। ये चेक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। चेक बुनियादी तौर पर एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो डिपॉजिटर बैंक को देता है किसी शख्स के लिए कि इसे रकम अदा कर दी जाए। और चेक की अगर हम देखें तो इसकी 4 सूरतें होती हैं। एक बियरर चेक होता है, यानी कि जो कोई भी शख्स जाकर विड्रॉ करवा सकता है कैश। दूसरा ऑर्डर चेक होता है, ये बाई नेम होता है, जिस शख्स के नाम पे वो चेक बना दिया जाता है, उसके अलावा दूसरा शख्स उसे कैश नहीं करवा सकता। तीसरा क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक में ये होता है कि उसके लेफ़्ट टॉप कॉर्नर को काट कर ऊपर 2 पैरेलल लाइनें लगा कर उसके अंदर को लिख दिया जाता है। तो ये वो चेक होता है जो डायरेक्ट कैश नहीं होता, बल्कि ये अकाउंट में इसकी रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद ट्रैवल चेक होता है कि जो इसका मकसद अब्रॉड के लिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होता है, वहाँ पर आप जाकर इसको कैश में ले सकते हैं। तो चेक और चेक की अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ चेक, तो उसमें आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद बेटा सवाल आपका है जी एक डिफ़ाइन सिक्योरिटी के इनके क्वेश्चन क्या है। डिफ़ाइन सिक्योरिटी, ठीक है जी। इसे हम ज़मानत भी कहते हैं। ज़मानत बैंकिंग नेटवर्क में जहाँ पर बात एडवांसिंग लोन की आ जाती है, तो ये क्या है असल में हम ये कहते हैं कि जब हम किसी बैंक से लोन लेना चाह रहे होते हैं, बैंक से लेना चाह रहे होते हैं या किसी भी हम शख्स से लेना, किसी बारर से लेना चाह रहे होते हैं, तो हम उसे अपनी उसको पे करने की कि उसको रीपे कर दिया जाएगा ये वाला लोन, उसके लिए हम उसे कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। यानी सिक्योरिटी इज़ द थिंग दैट इज़ ऑफर्ड टू बायर्स बाय लेंडिंग टू गेटिंग लोन फॉर गेटिंग लोन, कि कर्ज़ा हासिल करने के लिए जो मकरूज़ जो होता है वो कर्ज़ देने वाले को ज़मानत के तौर पर जो चीज़ उसे देता है उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा जी है कि सिक्योरिटी मीन्स एनीथिंग। सिक्योरिटी का मकसद कोई चीज़ हो सकती है विच इज़ ऑफर्ड टू द बारवर बाय लेंडर फॉर गेटिंग लोन। कर्ज़े के हसूल के लिए जो मालदार को, कर्ज़ देने वाले को जो चीज़ ज़मानत के तौर पे पेश की जाती है उसे सिक्योरिटी कहा जाता है। आपने
बैंक से लोन इशू करवाना हो तो भी यू विल हैव टू प्रूव या यू विल हैव टू गिव सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रेजेंट करनी होती है। या आप किसी शख्स से लोन ले रहे हैं तो उसका भी मेथड और प्रोसेस यही होता है कि आपने जो है वो उसको ज़मानत देनी है। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि व्हाट इज़ मेंट बाय मनी मार्केट। तो ये दो सवाल हमने पहले भी पढ़े थे कि दो तरह की हम मार्केट पढ़ते हैं। एक मार्केट है मनी मार्केट जिसको बाज़ार ज़र कहा जाता है, और दूसरी है कैपिटल मार्केट। ठीक है। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बुनियादी तौर पर चाहे इसमें से जो भी हो, ये इन दोनों में बात लोन्स की है। मनी मार्केट में जो लोन दिए जाते हैं वो शॉर्ट रन के लिए, और यहाँ पर जो लोन हैं वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये आपने ये याद रखना है कि ये दो तरह की मार्केट होती है, यानी कैप मनी मार्केट है, और ये जो मनी मार्केट का सवाल है ये 2016 के पास पेपर में आया है। यहाँ से अलग अलग सवाल आपसे पूछा गया है कि डिफ़ाइन मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के हवाले से आपने क्या याद रखना है कि मनी मार्केट आर द इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स या दैट एडवांस लोन फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपसे कैपिटल मार्केट का सवाल पूछा जाएगा तो कैपिटल मार्केट का सवाल का ये जवाब है कि कैपिटल मार्केट इज द मार्केट इन विच लॉन्ग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म loans are the such institution are form the market that advance loan for medium term and long term। तो इसमें आपका दोनों का जवाब आ जाएगा। उसके बाद बेटे सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज, ये सवाल आपने आगे जाके भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी आपके एक चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज को हम हिस्सेस की मंडी कहते हैं, हिस्सेस की मंडी। तो ये वो मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इनकी सेल, शेयर्स की सेल परचेज़ की जाती है। तो पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। तो बस इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल जो है बेटा वो है इंश्योरेंस कंपनी, और ये जो कंपनी है इंश्योरेंस, ये भी सवाल आपका आगे जाके हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड the security of life and property against a particular amount that is premium। कि ये वो अदारा होता है जो एक ख़ास रकम के बदले हमारी जान और माल की हिफाजत हमें मुहैया करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ द इंस्टीट्यूशन फर्म दैट प्रोवाइड the security of property and of life against a particular amount of money that is premium। तो इस तरह से स्टेट लाइफ है, आदम जी है, ये जो मैं मतलब है ये तकाफुल तरह की तंजीमें हैं, इनका मकसद जो है वो आपकी जान और आपकी माल की हिफाजत करना है जी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा, से वास्ता आपका पढ़ा होगा। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं जी। इसमें हम अगर सबसे पहले है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से इशू किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप बग़ैर, यानी कि यू कैन परचेज सम एनीथिंग विदाउट एनी पेमेंट।
अब कैश पे किए बगैर आप चीज़ परचेज़ करते हैं, आपका वो बैंक जिसने आपको वो कार्ड इशू किया हुआ होता है वो उस सेलिंग फर्म को आपकी पेमेंट कर देता है और फिर बाद में आप बैंक को पे करते हैं। आपने कोई चीज़, मतलब एक फ़र्म है, आप ये एक सेलिंग फर्म है, इससे आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, मसलन आपने टीवी परचेज़ किया है तो, और ये कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर इस कंज्यूमर ने टीवी परचेज़ किया है, पैसा नहीं किया। बैंक क्या करता है कि बैंक इसकी अमाउंट इसे पे कर देता है और ये कंज्यूमर जो है फिर ये बैंक को पे कर देता है। तो ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड इसे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड इज़ इशूड बाय बैंक इन विच अलोज अ पर्सन टू होम कार्ड इज़ इशू, कि जिस शख्स को वो बैंक कार्ड इशू करता है उसे इजाज़त देता है कि टू परचेज विदाउट एनी कैश, कि वो ख़रीदारी कर सकता है बग़ैर अदायगी के। द इशू बैंक, यानी जो वो बैंक जिसने वो कार्ड इशू किया है, मेक्स पेमेंट टू सेलिंग फर्म, वो उस फर्म को जहाँ से उसने चीज़ ख़रीदी है बैंक उसे अदा कर देता है, एंड पर्सन पेज टू बैंक लेटर ऑन, और बाद में वो शख्स बैंक को अदा कर देता है। तो ये बैंक की तारीफ़ है। उसके बाद है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में भी फंक्शन यही होता है कि आप इट इज़ यूज़ फॉर शॉपिंग विदाउट एनी कैश, कि कैश के बगैर जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाद में आपको आपके नाम पे एक बिल आ जाता है और उस पर स्पेसिफिक डेट के अंदर आपने उसे अदा करना होता है। इसके बाद जो है अगला चीज़, और वो है बेटा ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये कार्ड है, इसके ज़रिए आप कैश भी ले सकते हैं, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। यानी इसके ज़रिए आप अपने अकाउंट से अदायगी भी कर सकते हैं और आप जो है मशीन के ज़रिए एक आपको पिन कोड दिया जाता है, वो आप उसमें एंटर करते हैं। उसके बाद अब इसमें आप मशीन में पेनल्टी अपनी मशीन ATM में आप कार्ड दाखिल करते हैं, फिर आपसे वो आपकी कुछ मालूमात पूछता है, आप उसके ऑपरेशन नेचर आपसे पूछी जाती है, क्या करना चाहते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कैश लेना चाह रहे हैं, जो भी बहरहाल उसकी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आप उसे देते हैं, उसके मुताबिक वो ऑपरेशन आपको होता है, आपका वो ऑपरेट करते हैं और फिर आपको वो कैश मिल जाता है। आप इसके ज़रिए कैश भी ले सकते हैं और आप इसके ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल है आपका कि डिफ़ाइन अ शेड्यूल्ड बैंक। तो रिसेंटली भी आपको पढ़ाया था कि अभी हमने MCQs में भी इसके हवाले से बात की थी कि कमर्शियल बैंक जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। कमर्शियल बैंक वो होते हैं बेटे दैट वर्क्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। कमर्शियल बैंक 2 तरह के हैं, एक है शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड। बैंक, इनमें फ़र्क क्या होता है कि दी बैंक्स विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी ये सुपरविजन किसकी में काम करते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के मुताबिक, उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और उसकी सुपरविज़न में जो बैंक काम कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ये बैंक। इन्हें हम उर्दू में जो बच्चे पढ़ते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा जी फहरिस्ती बैंक, यानी ये वो बैंक है, ऐसे बैंक जो मरकज़ी बैंक की ज़ेर निगरानी काम करते हैं, मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करते हैं, जो हिदायत जो मॉनेटरी नेटवर्क उन्हें सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, उसे कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक।
اور نان شیڈول بینک جو ہیں یہ اچھا یہ اپنی کچھ اپنی اس میں یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ ان کی ایسی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے ان کے ورکس ہوتے ہیں جس میں یہ پارشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ بینک ہیں کہ ان کی ہے کہ دے ڈونٹ ورک انڈر دی سپرویژن آف سینٹرل بینک، یعنی یہ سینٹرل بینک کی زیر نگرانی کام نہیں کرتے۔ تو یہ وہ بینک ہوتے ہیں جو سینٹرل بینک کے انڈر کام نہ کرنے والوں کو نان شیڈول بینک کہا جاتا ہے، اور جو بینک اس کے سینٹرل بینک کے انڈر کام کرتے ہیں انہیں شیڈول یا فہرستی بینک کہتے ہیں۔ یہ ہے بیٹا غیر فہرستی بینک۔ تو اب ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ بینکرز بینک کی سینٹرل بینک کی، جب ہم اس کے فنکشن پہ بات کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک جو ہے یہ بینکرز بینک ہوتا ہے، لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، تو یہ صرف یا کنٹرولر آف منی مارکیٹ ہوتا ہے، تو یہ صرف شیڈول بینکوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ بینک ہیں جو سینٹرل بینک کی پالیسیز کے مطابق اس کی سپرویژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے بیٹا آپ کا 3 صورتوں میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یا تو سوال آپ سے پوچھا جائے کہ ڈیفائن شیڈول بینک، تو آپ نے جواب لکھنا ہے سچ بینکس وچ ورک انڈر دی سپرویژن اینڈ اکارڈنگ ٹو دی پالیسی اینڈ انسٹرکشنز آف سینٹرل بینک آر کالڈ شیڈول بینک۔ ایک تو یہ سوال ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر نان شیڈول بینک، غیر فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ نان شیڈول بینک آر دی بینک دیٹ ڈونٹ ورک انڈر دی سپرویژن آف سینٹرل بینک اینڈ آر اکارڈنگ ٹو دی پالیسیز آف سینٹرل بینک۔ تو ایک تو الگ الگ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا تیسرا آپشن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ سے یوں پوچھ لیا جائے کہ ڈفرینشیٹ شیڈول بینک اور نان شیڈول بینک، یا واٹ از ڈفرینس بٹوین شیڈول بینک اور نان شیڈول، تو اس میں بھی آپ کالم بنا کے یا تو لکھ دیں، کالم میں اس سائڈ پہ ایک طرف آپ شیڈول بینک کا لکھ دیں، ایک طرف آپ نان شیڈول کا لکھ دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اکٹھا لکھنا چاہیں تو پہلے ایک آپ شیڈول کی ڈیفینیشن لکھ دیں اور دوسری لائن میں آپ نان شیڈول کی، تو ایسے بھی یہ ممکن ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا کہ ڈیفائن سینٹرل بینک، مرکزی بینک کی تعریف کریں۔ اور یہ سوال ہے کہ مرکزی بینک کیا ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک از دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ لارجسٹ مانیٹری اتھارٹی ان اے کنٹری. It is the controller of money market and safe custodian of foreign exchange. تو یہ it has monopoly on issuing currency. سینٹرل بینک کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، بتانا ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے مرکزی بینک یہ کس قسم کا ادارہ ہوتا ہے. اس کے بعد سوال ہے بیٹا آپ سے کہ ڈیفائن فکس فیڈوسی سسٹم. تو اس میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سینٹرل بینک جو ہے، سینٹرل بینک کے تھیوری میں بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ سینٹرل بینک کے دیر آر ٹو میتھڈز آف سینٹرل بینک آف ایشوئنگ کرنسی نوٹ. لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے ایم سی کیوز جب سالو کیے تھے تو ایم سی کیوز میں ایک ایم سی کیوز آپ سے پوچھا گیا تھا کہ میتھڈ آف میتھڈ آف ایشوئنگ کرنسی آر کہ کتنے کی تعداد کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، اور جو ہے وہ 2016 کے پاس پیپر کا یہ ایم سی کیوز ہے. تو اس میں تو صرف آپ نے یہ جواب دینا تھا کہ آپ نے 2 کو ٹک کر دیا ہے، یا آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ مینی میتھڈ آف
issuing currency of central bank, तो आपने आंसर दे देना, there are two methods to issue the currency by central bank, fixed fiduciary system, reserve proportion system. अब इनसे अलग अलग सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम क्या होता है। उसमें आपको समझाना है क्या होता है कि उसमें होता है कि बैंक जो है एक सर्टन लिमिट तक बग़ैर रिज़र्व की करेंसी नोट इशू करता है, और जो जब लिमिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा अगर करेंसी या एडिशनल करेंसी अगर वो इशू करता है तो फिर 100% रिज़र्व रखता है। ये फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम जो है। रिज़र्व प्रोपोर्शन में ये होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक जितनी क्वांटिटी में भी करेंसी इशू नोट करने हों, बैंक एक 25 से लेकर 40% के दरमियान जो है वो रिज़र्व रखता है। तो ये दो मेथड होते हैं। उसके बाद सवाल है बेटा आपसे कि डिफ़ाइन मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने इसमें भी पढ़ा था, लास्ट MCQs में भी बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी को आप इसको डिफ़ाइन करने हैं कि आप उसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं। या तो आप सिंपली डिफ़ाइन कर दें कि मॉनेटरी पॉलिसी is to control credit in a country and to control supply of money is called monetary policy. यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए को कंट्रोल करना, ये मेजर जो है, ये मेथड मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। उर्दू में इसे ज़री पॉलिसी कहते हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक या मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आपने ये याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है और फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट की होती है जी। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि डिफ़ाइन व्हाट इज़ बैंक रेट पॉलिसी। तो ये भी आपने पहले पढ़ा है, एक दफ़ा हम उसे फिर रिवाइज़ कर देते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। आपको ने पहले ये आपने पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक लोन इशू करता है कमर्शियल बैंकों को, कमर्शियल बैंक लोन इशू करते हैं कॉमन पीपल, आम आदमी को। अब सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वो बैंक रेट होता है। यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन देता है उसे कहा जाता है बैंक रेट। अब बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट के ज़रिए, ये इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो मॉनेटरी सिस्टम को करेक्ट करता है। इन्फ्लेशन हो जाए तो बैंक रेट जो है वो बैंक रेट पॉलिसी वो स्ट्रिक्ट कर दी जाती है, और अगर डिफ्लेशन हो जाए तो उसे लूज़ कर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन एडवांस करता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है बेटा कि डिफ़ाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इंटरेस्ट इज़ द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर द यूज़ ऑफ मनी लेंट। यानी कोई रकम उधार लेने के बाद उस रकम पर जो मुअय्यन मिकदार में रकम अदा की जाती है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट इज़ द फिक्स अमाउंट, इज़ द फिक्स अमाउंट फॉर द मनी, फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी यूज फॉर द मनी लेंट। यानी आपको पैसे किसी से कर्ज लेते हैं, आप उसे उधार लेते हैं और उस पर जब वो फिक्स अमाउंट में जो रकम अदा की जाती है उसे सूद कहते हैं। और सूद इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, इज़ हराम। क्योंकि अगर हम
इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की एक्टिविटीज़ सूद के होते हुए दे कैन नॉट बी अचीव, उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ की डेफिनेशन है। उसके बाद है बेटा सवाल आपका कि इन पाकिस्तान वे नेशनलाइजेशन वाज डन। नेशनलाइजेशन कहते हैं कौमियाने की पॉलिसी, कि तमाम बैंकों को सरकारी तहवील में ले लेना, ये नेशनलाइजेशन है। तो नेशनलाइजेशन वाज डन इन 1974। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। थ्योरी में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, यानी सिस्टम के अंदर बैंक जो हैं ये इनका रोल क्या होता है, कितने ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें आपने 2-4 बातें लिखनी है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, कैपिटल फार्मेशन को बढ़ाते हैं, कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो शॉर्ट में जो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, जो आपने थ्योरी में पढ़ी थी उनकी कोई भी 2-4-5 हेडिंग्स आप इसमें लिख देते हैं तो आपका जो आंसर मुकम्मल हो जाता है। मसलन जहाँ लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेज कैपिटल फॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू यूटिलाइजेशन द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, इट क्रिएट्स ट्रेड वॉल्यूम, it makes possible the mobility of capital, it creates employment opportunities, रोज़गार के मौके मुहैया करता है, मुल्क की तरक्की में मददगार होता है। इसके अलावा लोगों में बचत करने की आदत को जो है वो डेवलप करता है। तो ये सवाल है जी आपसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक में आपने 5-6 पॉइंट आपने उसकी इम्पोर्टेंस के बता देने। उसके बाद सवाल है बेटा आपसे कि राइट डाउन सम फंक्शन ऑफ नेशनल बैंक। बेसिकली ये सवाल जो है ये हमने बैंकिंग सिस्टम इन पाकिस्तान में हम जाके पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक के बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का बैंक है वो NBP है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1949। अब इसका काम क्या होता है कि ये स्टेट बैंक का एजेंट होता है, ये भी अपने पास डिपॉजिट भी रखता है, लॉकर्स भी इसमें होते हैं, और ये गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की सैलरीज होती हैं खासकर गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो वो नेशनल बैंक के ज़रिए अदा की जाती है। उसके बाद ये सवाल आपका कि राइट डाउन दी 4 फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आपसे स्टेट बैंक के फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो आपसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शन पूछे जाएं या आपसे पूछे जाएं राइट डाउन एनी 4 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो उसमें आपने लिखा, आपने पढ़ा है कि नोट इशूइंग अथॉरिटी, नोट इशूइंग एजेंट, एजेंसी कह सकते हैं आप इसे, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कोई 4 भी बहुत हैं, अगर 5 लिख देते हैं तो दी बेस्ट है। तो 4 जो है वो आपने पॉइंट सेंट्रल बैंक के फंक्शन के कोई 4 उसकी ज़िम्मेदारियाँ लिख देनी है। उसके बाद है बेटा सवाल के राइट डाउन एनी 4 फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये सवाल भी आपने पहले पढ़ा है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं कि ये रिसीविंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, उसके बाद एजेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। तो चूँकि आपसे ये शॉर्ट में जब सवाल पूछा जाएगा तो इसके कोई भी आपने 4 पॉइंट उसमें आपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटा सवाल है कि व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, ये आपने MCQ में पढ़ा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। ये सवाल भी आपसे बैंकिंग इन पाकिस्तान के चैप्टर में दोबारा हम पढ़ेंगे। वाई सेविंग बैंक आर एस्टैब्लिश्ड, सेविंग बैंक क्यों कायम किए जाते हैं, या इसका सवाल ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक। तो सेविंग बैंक बेसिकली आर एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज सेविंग रेट, टू इंक्रीज या टू डेवलप सेविंग हैबिट इन द पीपल ऑफ अ कंट्री, कि लोगों में बचत करने को, बचत बढ़ाने की आदत डालने के लिए ये बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। के बाद राइट डाउन फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट,
کہ ڈپازٹ کی فارم کون کون سی ہوتی ہیں. ٹائپس آف ڈپازٹ بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں, کائنڈز آف ڈپازٹ بھی لکھ سکتے ہیں. تو فنکشنز آف کمرشل بینک میں جب ہم پہلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ ریسیونگ ڈپازٹ, اس میں 4 طرح کے ڈپازٹ کا ذکر آتا ہے. ایک ہوتا ہے فکس ڈپازٹ, اس سے ٹائم ڈپازٹ بھی کہتے ہیں ایک. دوسرا کرنٹ ڈپازٹ, ڈیمانڈ ڈپازٹ, کرنٹ ڈپازٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے. سیونگ اپ ڈپازٹ ہوتے ہیں, اور پی ایل ایس پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ. اس میں آپ نے صرف 4 کے نام لکھ دینے ہیں, یعنی کہ ٹائم ڈپازٹ, کرنٹ ڈپازٹ, سیونگ ڈپازٹ اور پی ایل ایس اکاؤنٹ. جی اس کے بعد ہے بیٹا ڈیفائن اوپن مارکیٹ آپریشن. کھلے بازار کا عمل کیا ہوتا ہے, یعنی کھلے بازار کے عمل سے کیا مراد ہے. تو یہ اوپن مارکیٹ آپریشن جو ہے یہ مانیٹری پالیسی کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اور اوپن مارکیٹ آپریشن جو ہے اس کا مطلب جس میں شیئر گورنمنٹ سیکیورٹیز آر سیل اینڈ پرچیز اور بانڈز بائی سینٹرل بینک ان اوپن مارکیٹ. تو یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ بھی مانیٹری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. انفلیشن میں اوپن مارکیٹ آپریشن پالیسی اپنائی جاتی ہے, ڈیفلیشن میں بھی اپنائی جاتی ہے, لیکن صرف آپ نے جہاں پر اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے بعد بیٹا سوال ہے مارکیٹ بینک بائی نان شیڈولڈ کمرشل بینک. یہ 2016 میں آپ سے سوال ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے 2 طرح کے بینکوں کی ہم نے بات کی تھی. یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ جو وہ بینک جو سینٹرل بینک کے انڈر کام کرتے ہیں وہ شیڈولڈ کہلاتے ہیں, اور نان شیڈولڈ. یہاں پر ایک سوال اور تھوڑا سا اس میں اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ واٹ از مینٹ بی نان شیڈولڈ کمرشل بینک. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ کمرشل بینک جو ہوتے ہیں شیڈول اور نان شیڈول انہی میں سے ہوتے ہیں. یعنی کمرشل بینک کی 2 فارمز ہوتی ہیں, شیڈولڈ بینک اور نان شیڈولڈ. اس کے بعد ہے بیٹا سوال بل آف ایکسچینج, ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج. ٹھیک ہے, تو یہ 2016 میں ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایڈوانس لون بائی کمرشل بینک اگینسٹ بل آف ایکسچینج از کالڈ ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج. یعنی کمرشل بینک عام آدمی کی بل آف ایکسچینج کو کے اگینسٹ پیسہ دے دینا, لون ایڈوانس کر دینا کمرشل بینک کا, یہ کہلاتا ہے ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج. اور ری ڈسکاؤنٹنگ ہوتا ہے جب کمرشل بینک کے بل آف ایکسچینج کو سینٹرل بینک ایڈوانس کرتا ہے لون, تو اسے کہا جاتا ہے ری ڈسکاؤنٹنگ بل آف ایکسچینج. جی اس کے بعد ہے بیٹا کہ واٹ از مینٹ بائی انٹرسٹ فری بینکنگ, کہ بلا سود بینکاری کیا ہے کہ جب تمام مانیٹری میٹرز یہ ٹرانزیکشن مانیٹری منی اور ٹریڈ وغیرہ جو ہے یہ ساری انٹرسٹ اور چارجز کے بغیر کی جاتی ہے, سے سود کے بغیر کی جاتی ہے, ود آؤٹ این انٹرسٹ کی جاتی ہے, تو اسے انٹرسٹ فری بینکنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی انٹرسٹ فری بینکنگ کا جو سوال ہے یہ 16 میں بھی آیا ہے, 17 میں بھی آیا ہے. بعد ایکسپلین شارٹ ٹرم لون, تو یہ 2017 میں جو سوال ہے شارٹ ٹرم لون کیا ہوتے ہیں. تو شارٹ ٹرم لون کی ڈیفینیشن بیٹا یہ ہے کہ وہ لونز جو لیس دین 1 ایئر ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم لونز, انہیں ہم کہتے ہیں قلیل المیعاد قرضے. تو یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جن کا ڈیوریشن لیس دین 1 ایئر ہوتا ہے. کہ شارٹ ٹرم لون آر دی لون وچ آر گرانٹیڈ ٹو دی پیپل فار لیس دین 1 ایئر. 2017 میں یہ سوال ہے. اس کے بعد ہے ڈیفائن کمرشل بینک, یہ 2017 کا سوال ہے کہ کمرشل بینک جو ہے بیسیکلی کمرشل بینک آف دی بینک دے آر ورک فار ریسیونگ ڈپازٹ, ایڈوانسنگ لون اینڈ کریڈٹ کریشن. اگر آپ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں تو آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. یہ کمرشل بینک کا سوال بھی 2016 میں آیا. بیٹے یہ ابھی ہم نے بینک کا چیپٹر مکمل کر لیا ہے. پہلے اس کی تھیوری, اس کے بعد میں اس کو مکمل اس میں چونکہ سینٹرل بینک اس میں ایڈ تھا, اس کے بعد ہم نے اس کے MCQs ڈسکس کیے ہیں, اور پھر اب ریسنٹلی جو ہے ہم نے اس کے شارٹ کو مکمل کیا ہے. یہ شارٹ, لانگ,
اور تھیوری، چونکہ اس میں ایک ہی بات کو، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھایا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو بار بار آپ کو سمجھایا جائے، بار بار آپ کو بتایا جائے، تاکہ آپ کو وہ جو ہے سوال تیار کرنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے اس میں ہم نیکسٹ چیپٹر پبلک فائنانس شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔